हेलो, वेलकम, नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं और मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हमेशा की तरह थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी, अक्सर हो जाती है। लेकिन चलिए, फिर भी अब वक्त हो गया बातचीत। तो एक तो हमेशा की तरह सबसे पहले क्राइम तक के तमाम जो परिवार के लोग हैं उन सभी का स्वागत, जो इतनी दूर दूर बैठकर कहानियाँ सुनते हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर। मैं मेल देख रहा था, हर जगह से लगभग आप लोगों की मेल आते हैं। अच्छा लगता है सुनकर, पढ़कर, देखकर। तो आज वैसे सैटरडे है, शनिवार है, तो थोड़ा कूल डे होता है। जनरली एक डेटा ये कहता है कि सैटरडे संडे को क्राइम बहुत कम होता है। शायद इसकी वजह यह है कि जितने क्रिमिनल हैं वो भी अपनी फैमिली के साथ होते हैं, छुट्टी मनाते हैं, तो पुलिस के लिए भी थोड़ा राहत की बात होती है, और हम लोगों के लिए भी। लेकिन अलग अलग शोज़ बनाने होते हैं तो उसमें वक्त लगता है। आज जैसे 11 से 12 एक घंटे का शो है, आप आज तक पे देख सकते हैं। मैं यहाँ से हटूँगा उसके बाद, तो उसी की तैयारी में लगा हुआ था। ये पाकिस्तान के ऊपर है आज स्पेशल शो, कि पाकिस्तान में किस तरीके की कुछ दिक्कत आई। इमरान खान ने पहली बार पाकिस्तान को संबोधित किया था और उसमें बताया था कि 3 से ज़्यादा हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, 3 महीने से ज़्यादा सरकारी खर्च चलाने के लिए नहीं है, हर पाकिस्तानी के ऊपर करीब 1.25 लाख का कर्जा है। तो ये सारी चीज़ें कि जो अंदरूनी हालात हैं उसके ऊपर पूरा 1 घंटे का शो है, तो आप ये आज तक पे ज़रूर देखिएगा। और जो मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ज़िम्मेदारी यहाँ 9 बजे जिसके लिए आता हूँ कहानी सुनाने के, वो मैं आपको सुनाता हूँ। टीज़र आपने देखा होगा, बहुत सारे की फरमाइश थी। हालांकि कई लोगों का ये भी था कि अलग अलग एक कहानी की इतनी सारी दिखती है कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि तो इतनी जल्दी जल्दी मैं सारी सुनाऊँ। तो धीरे धीरे करके मैं सभी की फरमाइश पूरी करने की कोशिश करता हूँ। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग नीरज ग्रोवर मर्डर केस के बारे में सुनना चाहते थे, मुंबई की ये कहानी। और पिछले 10-15 दिन से मैं लगातार पढ़ रहा था मेल जो मेरे पास आ रहे हैं और जो आप लोग फरमाइश भेजते हैं उसमें। तो मुझे लगा कि आप ज़्यादा देर नहीं टालना चाहिए। तो आज मैंने फिर नीरज ग्रोवर मर्डर केस कहानी सुनाने का फ़ैसला किया। टीज़र देखा होगा, उसमें एक नाम आपने देखा होगा कि दिल नहीं बल्कि जान के टुकड़े किए। मुंबई में यूँ तो कहानियों की भरमार होती है, फिल्म इंडस्ट्री वही है, जो समाज में हमारे आसपास होता है अक्सर फिल्में उन्हीं कहानियों को उठाकर उन पर फिल्में बनती हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती हैं। जो समाज में होता है हमारे आसपास, उन्हीं कहानियों, उन्हीं किरदारों को उठाकर फिल्में बनाई जाती हैं, जो रियलिस्टिक सिनेमा है। तो इस पर भी फिल्म बनी है। हालांकि फिल्मों में बहुत सारी कहानियाँ वैसे भी होती हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस पर फिल्में बनती हैं। और लेकिन ये कहानी उल्टी है। ये जो कहानी हकीकत में हुई और इसके बाद इसके ऊपर फिल्म बनी। राम गोपाल वर्मा ने इस पर फिल्म बनाई थी, नॉट ए लव स्टोरी, और ये रियल स्टोरी है। और इस स्टोरी को कवर करने का मुझे मौका मिला, और चूँकि अपने वक्त में इसने काफ़ी हेडलाइन बनाई, काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। और जिस तरीके से ये क्राइम हुआ था, ये भी एक कड़ी में मैं कहूँ तो अब तक जो आपको मैंने कहानी सुनाई है, तीसरी ऐसी कहानी है जिसमें मर्डर के बाद सारी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। एक तंदूर सुनाया था आपको जिसमें वो गोली मारता है सुशील शर्मा नैना साहनी को, उसके बाद मौत हो जाती है, फिर उसको तंदूर में जलाने की कोशिश करता है, तो मौत के बाद वो ये चीज़ करता है। दूसरा आपको देहरादून की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी सुनाई थी, जिसमें वो बीवी का दम घुट घुट जाता है, मुंह में कॉटन डालता है, वो बेहोश थी। जब उसकी मौत हो जाती है उसके बाद फिर वो उसके 70 टुकड़े करता है, डीप फ्रीज़र में रखता है, फिर हर टुकड़े को हर सैटरडे संडे वो ठिकाने लगाता रहता है। ये कहानी भी उसी तरह की है, क्योंकि इसमें भी मर्डर तो सामान्य तरीके से होता है, जैसे आमतौर पर कत्ल होता है गोली से, चाकू से, इसमें भी चाकू से होता है। लेकिन मर्डर के बाद जिस तरीके से लाश को ठिकाने लगाने की पूरी कवायद होती है, जो लाश के टुकड़े किए जाते हैं, उसने इस केस को थोड़ा खौफनाक बना दिया था। 2008 मई की ये कहानी है, लगभग 10 साल हो गए। इस कहानी के 3 इम्पॉर्टेंट किरदार हैं। एक साउथ इंडियन, छोटी मोटी वहाँ पे कन्नड़ फिल्मों में काम किया करती थी और उसको मुंबईया फिल्मों में अपनी जगह बनानी थी, बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने की हसरत थी उसकी।
करीब 23-24 साल की लड़की मारिया सुसैराज, ये कोच्चि की रहने वाली थी और कोच्चि में वहाँ पे उधर साउथ में इसने कुछ छोटी मोटी फिल्मों में काम भी किया और फिर ये मुंबई आती है 2007-8 में, 7 में आती है ये, कि मुंबई में कुछ मॉडलिंग के असाइनमेंट मिल जाए, कुछ फिल्मों में काम मिले, कुछ टीवी सीरियल्स में काम मिले। लेकिन चूँकि ये कोच्चि से थी मारिया, तो इसकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, हिंदी बहुत मुश्किल से बोलती थी, इंग्लिश उसकी फर्राटेदार थी। दूसरा कैरेक्टर है जेरोम मैथ्यू। जेरोम मैथ्यू भी कोच्चि का रहने वाला और बचपन से जिस स्कूल में मारिया पढ़ती थी उसी स्कूल में जेरोम भी पढ़ता था। फिर कॉलेज में भी दोनों साथ गए। चूँकि दोनों क्रिश्चियन थे तो जिस चर्च में ये जाते थे वो चर्च के मेंबर भी दोनों एक ही चर्च के थे। तो स्कूल, फिर कॉलेज, फिर चर्च, हर जगह एक साथ दोनों, और यही दोस्ती फिर उनमें तो आगे चल के प्यार में बदल जाता है। और दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मारिया चूँकि अपने करियर को लेके ज़्यादा वो थी इसलिए वो मुंबई आ गई, लेकिन दोनों के रिश्ते कायम थे। इधर मारिया मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने आती है, उधर जेरोम मैथ्यू जो है वो नेवी ज्वाइन कर लेता है और नेवी में वो सेकंड लेफ्टिनेंट था और अच्छा खासा अफसर नेवी में। 2007 में जब एपीजे कलाम अपने प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो वो एक बार कोच्चि के दौरे पर गए थे, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए नेवी ने 500 जवानों को तैनात किया था और उन 500 जवानों में एक जेरोम मैथ्यूज़ भी था और बाकायदा उस मौके पे प्रेसिडेंट के पीछे था खड़ा, प्रेसिडेंट से हाथ मिलाने का भी उसे मौका मिला और बहुत ही ब्रेव और इंटेलिजेंट अफसर के तौर पे माना जाता था जेरोम मैथ्यू को। कैरियर बहुत ब्राइट था, तो वो नेवी में था। तो बचपन की दोस्ती, फिर प्यार में बदलना, फिर उसके बाद मारिया जो है वो अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मों मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई आकर वो अपना जो हर एक न्यू कमर के लिए होता है वो स्ट्रगल करती है, इधर उधर हाथ पैर मारती है, हर स्टूडियो जाती है, डायरेक्टर के पास प्रोफाइल देती है अपनी पिक्चर सब। ये सिलसिला चल ही रहा था कि 2007 के एंड आते आते एक रोज़ उसकी मुलाकात होती है नीरज ग्रोवर से, जो इस कहानी का तीसरा कैरेक्टर है, तीसरा किरदार है। नीरज ग्रोवर एक टीवी इंडस्ट्री में काम करता था, मीडिया ग्रुप से जुड़ा हुआ था और उसका काम प्रोडक्शन से रिलेटेड था। उस वक्त एक सीरियल आया था, आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जो जिसमें शाहरुख खान ने काम किया था, कि क्या हम 5वीं पास से तेज़ हैं, शायद यही नाम था उस सीरियल का, क्या हम 5वीं पास से तेज़ हैं। ये एक तरह का क्विज़ शो था। तो इस शो के प्रोडक्शन में नीरज ग्रोवर ने भी काम किया था और शाहरुख खान के साथ इस शो में काम करने के बाद जाहिर है नीरज ग्रोवर की भी एक ठीक ठाक पहचान थी। तो उसके बाद वो उसी कंपनी से जुड़ा हुआ था, एक मीडिया हाउस के, और नीरज ग्रोवर का काम ये था कि जो भी नए बाकी प्रोजेक्ट आते थे इस तरह के सीरियल या फिल्मों के लिए, उसमें वो जो एक्टर हैं उनका टेस्ट लेना, उनको आगे रिकमेंड करना, तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो नीरज और उसके बाकी जो टीम के लोग थे, ये लोग पहले टेस्ट लेते थे, सारी चीज़ें होती थी, फिर वो आगे बढ़ाया जाता था, जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हों। तो नीरज ग्रोवर का एक अच्छा खासा रोल था और एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे था वो। तो मारिया मुंबई में पहुंच के इधर उधर भटक रही थी, भटकते भटकते एक दिन उसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से स्टूडियो में होती है, वहाँ प्रोडक्शन हाउस में, और वो बताती है कि मैं ऐसे ऐसे वो टेस्ट देने के लिए आई थी, स्क्रीन टेस्ट था उसका किसी एक नए प्रोजेक्ट के लिए। वो टेस्ट नीरज ग्रोवर ले रहा था। तो नीरज ग्रोवर टेस्ट लेता है, बाकी सारी एक्टिंग सारी चीज़ें थी, डायलॉग वायलॉग बुलवाता है, लेकिन मारिया की हिंदी कमज़ोर थी क्योंकि वो साउथ इंडियन थी। टेस्ट के बाद वो उसे बताता है कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन चूँकि सारे यहाँ पे डायलॉग हिंदी में हैं और तुम्हारी हिंदी ठीक नहीं है, तो हिंदी पे तुम काम करो और फिलहाल इस प्रोजेक्ट में तो तुम्हारा मतलब कोई गुंजाइश बनती नहीं है। इसके बाद उन दोनों की मुलाकात ख़त्म होती है, मारिया चली जाती है, लेकिन मारिया ने नीरज का नंबर ले लिया था। तो उसके बाद भी दोनों की बातचीत होती है, फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती। चूँकि मारिया को मुंबई में काम चाहिए था और नीरज उस इंडस्ट्री में पुराना था, तो उसे लगता था कि शायद नीरज के थ्रू वो सही मकाम तक पहुंच सकती है, सही जगह पे वो जा सकती है और जहां से उसे काम मिले। तो इस बीच दोनों की फ़ोन पे बात होती है, फिर मुलाकात शुरू हो जाती है, मुलाकातों का सिलसिला चलता है। कई बार रेस्टोरेंट में इधर उधर दोनों मिलते जुलते रहते हैं। इधर
जो जेरोम था मैथ्यू, वो कोची में पोस्टेड था, वो वहीं है। वो लगातार हमेशा फ़ोन पे मारिया के टच में रहता, बीच बीच में वो मुंबई भी आता मारिया से मिलने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा। तभी 2008 का मई आता है, 6 मई 2008, 6 मई को मारिया मुंबई में एक, जहाँ पे वो अब तक रह रही थी, उस मकान को छोड़कर किसी एक अपार्टमेंट में एक रेंट पे वो फ्लैट लेती है। मारिया ठीक ठाक घर से थी, पैसे वैसे थे उसके पास। तो वो एक अपार्टमेंट में एक फ़्लैट लेती है किराए पे, और 6 मई को वो शिफ्ट कर रही होती है। तो जब शिफ्ट कर रही होती थी, चूँकि वो अकेली थी, नीरज से तब तक उसकी बहुत दोस्ती हो चुकी थी, तो वो नीरज से कहती है कि मेरी घर शिफ्ट करने में मदद करो। नीरज मान जाता है। उसके बाद दोनों घर शिफ्ट करते हैं। 6 मई की शाम, रात हो जाती है शिफ्ट करते करते, करीब 9 बज चुका था टाइम। ठीक 9 से 9:30 के बीच में, तभी जब ये शिफ्ट हो रहा था और नीरज ग्रोवर मारिया के साथ उसके नए उस अपार्टमेंट में था जिसने उसे अभी अभी किराए पे लिया था, तभी मैथ्यू का कोच्चि से मारिया के पास फ़ोन आता है। दोनों बात कर रहे थे नॉर्मल, पर बातचीत के दौरान अचानक मैथ्यू को लगता है कि घर में कोई तीसरा है, क्योंकि उधर से नीरज भी कुछ बात कर रहा था और वो शायद बीच में कुछ पूछ रहा था मारिया से। तो और उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि सामने वाला फ़ोन पे उसके बारे में कुछ और सोचेगा, शक करेगा। तो जब नीरज बात कर रहा था और मारिया और उधर मैथ्यू एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो मैथ्यू को आवाज़ सुनाई दी कि इस घर में किसी मेल की आवाज़ है। इसका मतलब है मारिया के साथ इस वक्त घर में कोई है, और रात के 9:30 बज रहे थे। उसे शक होता है, वो पूछता है। तो उसे नीरज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी पहले से, क्योंकि मारिया ने भी उसे बताया था कि वो मेरी मदद कर रहा है, ये है और वो है, तमाम चीज़ें। लेकिन मैथ्यू शुरू से थोड़ा सा शक लेकर चलता था मारिया को लेकर, और ये कॉलेज के ज़माने से था। और जब वो मुंबई आई थी, तब भी वो कई बार बिना बताए हुए मुंबई पहुंच जाता था अचानक देखने के लिए। तो उस रात भी जब उससे शक हुआ तो उसने पूछा, उसने बताया कि हाँ नीरज है, वो मेरी घर शिफ्ट करने के लिए आया, मेरी मदद कर रहा है इसलिए। तो उसने कहा कि अब रात बहुत हो गई, अब इसे घर भेज दो, और बाकी शिफ्ट करना हो तो कल दिन में करना। चूँकि उसको शक था, तो मारिया उसको समझाती है, फिर फ़ोन रख देती है। लेकिन नीरज घर नहीं जाता उस रात। शिफ्टिंग के बाद फिर दोनों वहीं घर पे रहते हैं, और उसी घर में एक ही रूम में नीरज और मारिया रात को सो जाते हैं। इधर फ़ोन रखने के बाद जेरोम मैथ्यू को यकीन था कि ये नीरज शायद जाएगा नहीं और इसी घर में, और मारिया उससे झूठ बोल रही है, उसको बहका रही है, उसे टाल रही है। शक वो शुरू से था, तो उसे बहुत तेज़ गुस्सा आया। उसने रात को ही पता किया कि मुंबई की फ़्लाइट कोच्चि से कितने बजे है। तो एक लेट नाइट फ़्लाइट थी, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, जो कनेक्टिंग होती है, वो गल्फ़ से या कहीं से आई है। उसके बाद बाकी और किसी एयरलाइंस की फ़्लाइट थी नहीं इतनी रात। तो वो फ़्लाइट थी जो कोच्चि आई थी, और फिर कोच्चि से मुंबई जाना था, और वो गल्फ़ में कहीं दुबई या यूएई कहीं से वो फ़्लाइट थी। तो उसने उसी फ़्लाइट से टिकट बुक कराई, और उसके बाद 7 मई की सुबह 7:30 बजे ठीक ये एयरपोर्ट उतरता है। एयरपोर्ट पे करीब 6 साढ़े 6 बजे फ़्लाइट लैंड करती है, और वहाँ से सुबह सुबह का टाइम था, मुंबई में ट्रैफिक इतना सुबह होती नहीं है। तो ये एयरपोर्ट से सीधे उस फ्लैट में, जिसे अभी अभी इसने शिफ्ट किया था और जिसका एड्रेस चूँकि मारिया ने उसे बता दिया था कि वो इस मकान में शिफ्ट कर रही है, उसे सारी जानकारी थी। तो एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ के और सीधे मारिया के उस नए किराए के फ़्लाइट पे सुबह सुबह 7:30 बजे पहुँच के और डोरबेल बजा देता है। कई घंटी बजती है, दरवाज़ा नहीं खुलता। इधर अंदर घर के मारिया और नीरज सो रहे थे। तो कई बार जब बेल घंटी बजती है तो मारिया की नींद खुलती है। मारिया ये सोच के बाहर आती है कि कोई दूध वाला, पेपर वाला या कोई और होगा, क्योंकि अभी उसने शिफ्ट किया था, अभी उसने काम वाम करने वाले किसी को रखा नहीं था, उसको अगले दिन से ये सारी चीज़ें करनी थी। तो उसे यही था। दूसरा उसे ये भी था कि अभी उसने शिफ्ट किया तो किसी को उसका इस घर का भी एड्रेस तो मालूम है नहीं, तो अपार्टमेंट का ही कोई एम्प्लॉय या कोई ऐसा शख्स होगा। ये उसके दिमाग में चल रहा था, और उसने बार बार घंटी बजी, दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोला तो वो एकदम सन्न सामने जेरोम मैथ्यू खड़ा हुआ है, और उसे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि रात बात हुई है 9:30 बजे, और उसके बाद उसने कहा है, उसे लगा कि वो सो रहा है। और मारिया समझ गई कि ये सिर्फ शक की वजह से चला है। अब मारिया को काटो तो खून नहीं,
इससे पहले कि वो कुछ बोलती कुछ समझती, जेरोम ने मारिया को धक्का दिया, साइड किया और सीधे, वो चूँकि 1 बेडरूम फ्लैट था, उसने देखा किधर है वो दरवाज़ा, और सीधे बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर घुसा तो देखा कि बेड पे नीरज ग्रोवर सो रहा। तब तक घंटी और इसकी वजह से वो उसकी आंख खुल गई थी। तो वो जैसे ही सामने आमना सामना होता है, तो नीरज ग्रोवर भी इसको जानता था, जेरोम को। तब उसके बाद अचानक ऐसे माहौल में, ऐसे सीन में और क्या हो सकता है, तो दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। नीरज कुछ समझा रहा है, वो मानने को तैयार नहीं। इस गुस्से के आलम में अचानक मैथ्यू किचन की तरफ जाता है। किचन में एक नाइफ़, चाकू पड़ा हुआ था बड़ा सा, वो उठा के लाता है और उसके बाद फिर गुस्से में वो ताबड़तोड़ नीरज ग्रोवर पे हमला कर देता है। तो वो इतने चाकू के वार करता है कि थोड़ी देर में ही नीरज की मौत हो जाती है। इधर मारिया वहीं पे खड़ी हुई सब कुछ देख रही है। मारिया के बयान के हिसाब से उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने ये धमकाया था कि अगर तुम बीच में आओगे तो तुमको भी मार देंगे। खैर, तो वो गुस्से में चाकू उठा के उसको मार देता और नीरज मर जाता। इसके बाद नीरज और मारिया ड्राइंग रूम में आते हैं, वहाँ बैठते हैं, काफ़ी देर तक एक साथ रहते हैं। फिर थोड़ा वक्त बीतता है। उसके बाद ठंडे दिमाग से अब पहली बार दोनों सोचते हैं कि इसका करना क्या है, क्योंकि कत्ल तो हो गया, गुस्से में हुआ चाहे जैसे हुआ, लेकिन अब पकड़े भी जा सकते हैं, तो लाश कैसे ठिकाने लगाएं। तो ये सारी चीज़ों में करीब 8 साढ़े 8 का वक्त निकल चुका था। तो ये तब तक बैठे रहते हैं, प्लान करते रहते हैं। उसका जैसे ही 10 साढ़े 10 बजता है सुबह के, तो फ्लैट को लॉक करते हैं। मारिया और जेरोम मैथ्यू दोनों घर से बाहर निकलते हैं। मारिया ने अपने एक दोस्त की गाड़ी भी ले रखी थी शिफ्टिंग के लिए, तो वो कार नीचे थी, कार में बैठते हैं दोनों। सबसे नज़दीक के मॉल में जाते हैं। 10 बजे मॉल खुल चुका था। मॉल में जाने के बाद ये 2 एयर बैग लेते हैं, चादर लेते हैं, बेडशीट लेते हैं, चाकू लेते हैं नया, और ये सारा सामान ख़रीदने के बाद वापस फ्लैट में आते हैं। अब फ्लैट में आने के बाद इस नीरज की बॉडी को दोनों मिलकर बाथरूम में ले जाते हैं। फिर बाथरूम में ले जाने के बाद उस बॉडी के छोटे छोटे पीसेस करते हैं ताकि उसको बैग में भरा जा सके। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, उस वक्त ये खबर आई थी कि नीरज के जिस्म के 300 टुकड़े किए गए थे, 300, और ये सारी खबरें चली थी, हम लोगों ने भी चलाई थी। जब ये मामला अदालत में आया और आईओ जो थे इस केस के इन्वेस्टिगेटिव अफसर, उसने सारे तथ्य रखे, तो वहाँ पता चला कि नहीं, एग्जैक्ट गिनती नहीं गिनी गई थी, 300 नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि करीब 100 से ऊपर थे। तब 100 के ऊपर भी थे, इसका मतलब है कि बहुत पीसेस किए गए। तो उसके बाद सारे उसको पीसेस को चादर में अलग अलग पॉलीथीन में लपेटा गया, फिर एयर बैग में डाला गया, और ये सारी चीज़ें करते करते शाम हो गई। फिर शाम को ये दोनों एयर बैग को उठाते हैं, पूरा बाथरूम और वो सारा साफ़ करते हैं, और एयर बैग को गाड़ी में डालते हैं और फिर निकलते हैं दोबारा। उसके बाद जब ये दोबारा निकलते हैं तो फिर रास्ते से 2 अलग अलग गैलन में पेट्रोल ख़रीदते हैं पेट्रोल पंप से। फिर वो पेट्रोल लेकर गाड़ी में रखते हैं और थाने की तरफ जाते हैं। थाने के पास एक आगे चलकर एक हाईवे पे जंगल है, सुनसान इलाका है, तो वहाँ तब तक शाम का अंधेरा भी हो चुका था, लगभग 7 मई की बात है। तो वो हाईवे के पास एक जगह, सुनसान जगह पे गाड़ी रोकते हैं, दोनों एयर बैग बाहर निकालते हैं, और दोनों एयर बैग पर फिर ये जो अपने साथ पेट्रोल ख़रीद कर लाए थे वो उस पर डालते हैं, छिड़कते हैं और आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद थोड़ी देर वहीं खड़े रहते हैं। जब इन्हें लगता है कि अब पूरी तरह से धू धू करके जल गया, ये वापस गाड़ी में बैठते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें थी उन सब में भी आग लगा दी, और वापस फिर उसी फ्लैट में आते हैं। फ्लैट में आने के बाद अब 7 मई की रात को उसी फ्लैट में दोनों अकेले थे, एक साथ थे, और दोनों उसी कमरे में सोते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह मैथ्यू वहाँ से कोची निकल जाता है। अब इधर 7 तारीख की रात को नीरज मारिया के पास आया था। 7
की रात से लेके 8 की रात तक वो लौटा नहीं। जब वो लौटा नहीं तो उसके ऑफिस में भी, एक तो 8 को ऑफिस नहीं गया तो वहाँ के लोगों को, उसके कलीग को चिंता हुई, उन्होंने पता करना शुरू किया। मारिया को भी फ़ोन आया, मारिया ने कहा नहीं वो आया था मेरे पास लेकिन शिफ्ट करा के चला गया था रात को ही। फिर 9 तारीख की सुबह होती है, 9 तारीख को जब पता चलता है कि तब भी नहीं मिल रहा है, तो फिर उसके कुछ दोस्त पुलिस में जाके मिसिंग की कंप्लेंट कर देते हैं। अब जब मिसिंग की कंप्लेंट होती है तो पुलिस छानबीन करती है, तो सबसे आसान तरीका ये था कि उसके मोबाइल के कॉल डिटेल को खंगाला जाए। तो पुलिस ने जब कॉल डिटेल को खंगाला तो पता चला कि 7 तारीख की शाम 6:30 बजे से लेकर 6 तारीख की शाम 6:30 बजे से लेकर अगले दिन सुबह तक का जो लोकेशन था वो उसके और मारिया का फ़ोन का एक था, और वो लोकेशन वही उसका फ्लैट था। अब पुलिस से जब मारिया ने पूछा तो उसने कहा नहीं वो तो आया था शिफ्टिंग कराने के लिए और रात 9 साढ़े 9 बजे उसके बाद चला गया, उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज़ आई कि 7 तारीख की सुबह एक बिज़नेस कार्ड नीरज के मोबाइल से भेजा गया था उसके एक कलीग को, दोस्त को, किसी का नंबर था वो, और ये अर्ली मॉर्निंग में भेजा गया था, मतलब 7:30 से पहले की बात है। तो पुलिस के पास ये भी था, वो आया और लोकेशन एकदम उसी फ्लैट का, और मारिया का भी लोकेशन, मतलब दोनों का एक मोबाइल लोकेशन दिखा रहा। तो पुलिस को मारिया पे शक हुआ। जब शक हुआ तो पुलिस ने पूछताछ की लेकिन वो टालती रही। इसी बीच पुलिस ने फिर गार्ड से पूछताछ की उस सोसाइटी के। तो गार्ड ने बताया कि हाँ सुबह जो है आज मैडम एक किसी मेल अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी में निकली थी और उनके पास 2 एयर बैग थे, और उसके जाने के बाद फिर ये शाम को लौटी हैं, देर शाम क्या रात को लौटी हैं। तो पुलिस को दूसरा शक होता है कि एयर बैग कितना बड़ा साइज़, क्या सब कुछ। तो इसके बाद फिर पुलिस जो है मारिया को थोड़ा सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो मारिया टूट जाती है, क्योंकि प्रोफेशनल और इस तरह की क्रिमिनल थी नहीं, मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने आए थे फिल्मों में, तो टूट जाती है। तो फिर वो सारा सच बता देती है। जब सच बताती है तो इसके बाद पुलिस की एक टीम मैथ्यू को कांटेक्ट करती है कोची में, उसके नेवल बेस के वहाँ के लोगों को ही बताया जाता है। तो वो कहता है कि हमारी ट्रेनिंग है मुंबई में, मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो आता नहीं है। फिर पुलिस की टीम जाती है और जेरोम को पकड़ के गिरफ्तार करके लाती है। लाने के बाद अब जैसे ही वो दोनों आमने सामने होते हैं उसके बाद मारिया उस वक्त बदल जाती है। मारिया सारी चीज़ कन्फेस कर लेती है और वो कहती है कि हाँ ये जेरोम ने कत्ल किया था और मैंने इसको मना किया लेकिन इसने मुझे धमकी दी। उसने कोर्ट के सामने यकबालिया बयान दिया, और उसने कहा था कि अगर तुम बीच में आओगी तो तुमको भी मार देंगे, तुम्हारा रेप कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये बयान काफ़ी अहम साबित हुआ। हालांकि जेरोम ने हमेशा इस क्राइम से इनकार किया। उसका कहना था कि उस मारिया थोड़ी मेंटली परेशान थी, उसने मुझे कॉल किया था और इसलिए मैं मुंबई आया था सुबह सुबह और अचानक नहीं आया था। तो ये सारी चीज़ें थी। मारिया का इकबाल जुर्म था और उस बयान ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया। फिर बाद में मुंबई में ये अदालत ने 2011 में फ़ैसला सुनाया। उस फैसले में, और ये फ़ैसले को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, उस फैसले में मारिया को सिर्फ 3 साल की सज़ा सुनाई गई। उसकी वजह ये कही कि ये मर्डर में शामिल नहीं थी, मर्डर किसी और ने किया और वो अचानक गुस्से में हुआ। हाँ सबूत मिटाने का इल्ज़ाम था तो उसको सिर्फ 3 साल की सज़ा हुई। 2008 में ये क्राइम हुआ था और 2011 में ये फैसला आया। तो तब तक 3 साल ऑलरेडी मारिया जेल में काट चुकी थी। तब से वो जेल में ही थी जब वो पहली बार गिरफ्तार हुई थी 9 मई को। तो 9 मई से लेकर वो जेल में थी 8 और 11 में फ़ैसला आता है तो अदालत उसे 3 साल की सज़ा सुनाती है, और कायदे से वो 3 साल से कुछ ऊपर ही जेल काट चुकी थी। तो ये फ़ैसला आते ही कुछ हज़ार रुपये का जुर्माना देकर मारिया आज़ाद हो जाती है। जबकि जेरोम को जो जेरोम मैथ्यू है उसको अदालत 10 साल की सिर्फ सज़ा सुनाती है, जिसको लेकर नीरज के फैमिली वाले का हमेशा कहना था कि ये इंसाफ नहीं हुआ। और इसके पीछे अदालत ने तर्क ये दिया कि ये कोई प्री प्लान मर्डर नहीं था, इसमें कहानियाँ थीं, इसमें जेलस था और ये गुस्से में अचानक किया गया कत्ल था। क्योंकि जेरोम जो है वो जब घर पहुंचा था तो वो ये सोच के नहीं आया था कि वो कत्ल करने जा रहा है या वहाँ पे नीरज मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो अपने साथ कोई हथियार भी लेकर नहीं आया था। पर वहाँ उसने जो सीन देखा और अचानक उसे गुस्सा आया और इसीलिए उसने किचन से नाइफ़ उठाया और उस किचन के नाइफ़ से उसने कत्ल किया। तो जो कुछ हुआ वो गुस्से में हुआ, तो गुस्से में हुआ कत्ल, इसलिए इसको बहुत
ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते, तो अदालत ने उसे 10 साल की सज़ा सुनाई। 2008 में क्राइम हुआ था, जेरोम तब उसी वक्त पकड़ा गया था कुछ दिनों बाद। 11 में फ़ैसला आया, फिर ये हाई कोर्ट में मामला गया। अभी हाई कोर्ट के बाद अगर मैं 10 साल के हिसाब से बात करूं तो 8 और ये 18, अब शायद जेरोम जेल से बाहर हो जाएगा, या क्या पता अब तक हो भी गया हो। दूसरी तरफ अफसोसनाक पहलू ये था कि जो नीरज की फैमिली वाले थे उनके पास पैसे नहीं थे बहुत, और उनका कहना था कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, मतलब सरकार का काम है कि वो इसे चैलेंज करे हाई कोर्ट में और फिर बाकी अदालत में लड़े, क्योंकि ये सज़ा कम है। बट मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कानूनी लड़ाई अच्छा, वो मुंबई के बाहर गए थे, कानूनी लड़ाई लड़ूँ और वकील करूँ। मैं न, मेरे पास पैसे नहीं है, माली हालत ठीक नहीं है, और कमाने वाला बेटा इस दुनिया में रहा नहीं, तो वो एक अलग पहलू था। तो कुल मिला के इस वक्त केस ये कि मारिया बाहर तो 3 साल बाद ही हो गई थी। उसके बाद मारिया जब जेल से जिस दिन बाहर आई थी, बाकायदा उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये भी एक कमाल था अपनी सफाई में। अभी लेटेस्ट मारिया का ये है कि फिर उसे पुलिस ढूंढ रही थी फ्रॉड के केस में, कुछ कई करोड़ का उसने घपला किया था, लोगों को चीट किया था। तो मारिया उसके बाद भी एक बार वो फ्रॉड के केस में पकड़ी गई थी, फिर छूट गई। अब अभी फिर ये है कि मारिया फरार है, फ्रॉड के केस में उसे पुलिस ढूंढ रही है मुंबई की, और मैथ्यू के लगभग सज़ा पूरे होने को हैं। तो इस पूरी कहानी में जो हमेशा ये होता है कि इंसाफ के ऊपर बहुत सवाल उठा कि कत्ल जो इस तरीके से हुआ, जिसके इतने टुकड़े हुए, और उसके कातिल को शायद सज़ा कम मिली। ख़ास तौर पे नीरज के घर वालों का आज भी ये कहना है, मानना है, और उनके फादर की यही शिकायत है हमारी अदालत से। तो ये है पूरी कहानी जो नीरज ग्रोवर, मारिया सुसैराज और जेरोम की। और इस कहानी का सार ये है कि शक की वजह से इस कत्ल की बुनियाद पड़ी, और एक नौजवान बेचारा जिसकी उम्र 25-26 साल थी उस वक्त, नीरज, उसको जान से जाना पड़ा, और एक पूरा घर जो है वो बिखर गया। तो नीरज की ये कहानी थी। अब आप कुछ सवाल पूछेंगे तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और दूसरा ये कि आज वारदात आपको बताया था बहुत ख़ास है पाकिस्तान के ऊपर, तो रात 11 बजे देखिएगा और बताइएगा। और 1:30 बजे मैं आपको डेली कहता हूँ मुमताज़ आती है, तो उसका शो भी देखते रहिए। लेकिन शायद कल संडे है, कल परसों उसकी छुट्टी होती है, तो ट्यूसडे को आपको मिलेगी। ट्यूसडे 1:30 बजे सुनिएगा। मेरी आपसे कल मुलाकात नहीं होगी, कल संडे है, एक दिन की छुट्टी सिर्फ लेता हूँ। मंडे को लेकिन 9 बजे मैं आपके अपने वक्त पे एकदम हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ, और वो आपको ज़रूर सुनाऊंगा। अब बताइए। तो एक संदीप सूर्यस्वामी जी का सवाल है, और जो मेरा भी सवाल है कि ये बहुत हद तक रुस्तम जैसी कहानी से मिलती है। संदीप सूर्यवंशी संदीप सूर्यवंशी साहब, बहुत रुस्तम, हाँ, रुस्तम वाली जो मूवी आई, हाँ उससे भी मिलती है, लेकिन इसके ऊपर मिलती क्या है, इस पर तो राम गोपाल वर्मा ने पूरी फिल्म ही बना दी, नॉट ए लव स्टोरी। और राम गोपाल वर्मा ने जब ये फिल्म बनाई थी, मुझे याद है, तब उन्होंने कहा था मारिया सुसैराज को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम देखी कि नहीं देखी। हालांकि एक मारिया सुसैराज जो फिल्मों में काम करने आई है, सोचिए आप, उसी के ऊपर फिल्म बन गई। ये भी एक अजीब किस्मत का खेल है। सर कई लोगों ने आपकी तारीफ की कि जो आप पहन के आए उसकी बहुत अच्छी लगी, आप कंफर्टेबल लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने आज इस कुर्ते पैजामे की तारीफ़ की। एक्चुअली सैटरडे एक अलग दिन होता है, थोड़ा ऑफिस में भीड़ कम होती है, और बॉसेस भी यहाँ पे कम होते हैं, एक आध को छोड़कर कोई होता ही नहीं है। तो डेली एक ही ड्रेस में चले जाते हैं, फिर तो थोड़ा ऊब भी जाते हैं। तो सैटरडे थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, और एक दिन वीक में कुर्ता पजामा पहनकर थोड़ा मूड भी अलग सा लगता है और माहौल भी अलग सा लगता है। बट थैंक यू तारीफ़ के लिए। राजेश कटवाल हैं, वो पूछा अनप्लान्ड मर्डर की मैक्सिमम सज़ा कितनी होती है? अनप्लान्ड मर्डर की मैक्सिमम सज़ा कितनी होती है? राजेश, एक राजेश है, उन्होंने पूछा है कि अनप्लान की मैक्सिमम सज़ा कितनी होती है। असल में मर्डर को अलग अलग क्राइटेरिया में, अगर आप प्लान करके कोई मर्डर करते हैं तो वो उसकी सज़ा जो मैक्सिमम है वो उम्र कैद भी है, फांसी भी है। एक टर्म आता है मर्डर के अलावा, मर्डर नॉट अमाउंटिंग टू ए कल्पेबल होमिसाइड। मतलब उसको अगर मैं इस तरीके से कहूँ अपनी ज़ुबान में कि अनजाने में कत्ल हो गया, गैर इरादतन हत्या, मतलब मेरा हत्या करने का इरादा नहीं है लेकिन हो गया, बट ये अचानक होता है। इसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, बहुत पहले की बात है ये।
नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ में या पटियाला में कहीं गुजर रहे थे और एक रेड लाइट पे किसी ड्राइवर किसी दूसरी गाड़ी में जो चला रहे थे उनसे झगड़ा हो गया और उन्होंने उतर के फिर हाथापाई की नौबत आई, एक घूसा मारा नवजोत सिंह सिद्धू ने और उसके बाद उस आदमी की डेथ हो गई। तो कहा गया कि शायद वो शॉक में मर गया है, उसे हार्ट अटैक हो गया था। लेकिन उसके ऊपर काफ़ी लगता वेस्ट इंडीज़ इंडियन टीम को जाना था और सिद्धू का जाना खतरे में पड़ गया, लेकिन फिर अदालत से परमिशन मिली और वो गए। तो वहाँ पे फिर बाद में ये हुआ कि उसका फ़ैसला भी हाल में आया, फिर बहुत लंबा चला, कि वो मर्डर नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था। तो जो चीज़ प्लान करके नहीं, जो अचानक होता है वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता। तो उसमें फिर ये है कि मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं मिलती, 10 साल, 8 साल, 5 साल। ये अदालत के ऊपर है, जज के ऊपर है कि वो सिचुएशन को देखते हुए उस वक्त क्या हालात थे, तब वो फैसला सुनाते हैं। कई लोगों का सवाल है कि मैच फिक्सिंग पे शो करने वाले थे इस हफ्ते, आपने की नहीं। हाँ, कई लोगों की ये सवाल है, क्या शिकायती के तौर पे मैं लूँगा। मैंने वादा किया था इस हफ्ते मैच फिक्सिंग पे करूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी आ गई अचानक, इधर विक्रांत गुप्ता भी बिज़ी थे और हम लोग भी ऑफिस में कुछ मीटिंग का सिलसिला ज़्यादा चल रहा था, उस वजह से वक्त नहीं मिल पाया। लेकिन सोच इसलिए रहा हूँ कि कहूँ कि ना कहूँ। चलिए, मैंने सोच लिया, नेक्स्ट वीक पक्का। सर आरती नाम की आईडी है, वो पूछ रहे हैं कि आपने शीना बोरा मर्डर केस कवर किया था। एक आरटी से सवाल है कि मैंने शीना बोरा मर्डर केस किया। बिल्कुल, मैं शीना बोरा मर्डर केस में करीब 6-7 दिन तक मुंबई में ही रहा था, वहीं पड़ा हुआ था। और सुबह से लेके उस थाने के बाहर, थाने का नाम बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा नाम है उस थाने का, जहाँ पे ये शीना बोरा से पूछताछ हो रही थी, फिर पीटर मुखर्जी आते थे। और उसी दौरान एक दिन मैंने देखा संजय दत्त पहुँच गए वहाँ पे। तो संजय दत्त तब पेरोल पे बाहर आए थे पुणे से। लेकिन पेरोल में एक रूल होता है कि जब वो आते हैं तो वो लिखा हुआ था कि आप हर दिन एक बार थाने में आके अटेंडेंस लगा के जाएंगे। तो इत्तेफाक से वो दिन पहुंच गए थे संजय दत्त वहाँ पे। तो शीना बोरा को कवर किया और मैं उसकी पूरी कहानी भी आपको सुनाऊंगा जल्दी। सर एक कोमल राइट से नाम आईडी है, वो बोले सर कल मैंने आपको अपने पापा के बारे में बताया था जो सुन नहीं सकते थे और आपके शो टीवी पे कनेक्ट करके देखते हैं और मम्मी उन्हें लिख लिख के और इशारों से एक्टिंग करके समझाती हैं जो भी आप कहते हैं। कोमल राइट से नाम है, उनके पापा मतलब इशारों से समझ पाते हैं जो आप। कोमल राइट जी, नमस्कार। और सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया, और अपने मम्मी पापा को आप मेरा प्रणाम कहिएगा। आपने जो बोला, मैं एकदम इमोशनल हो गया कि वो सुन नहीं पाते हैं आपके पापा, और जो मैं कहता हूँ उसको आपकी जो मम्मी हैं वो इशारों में समझाने की कोशिश करती हैं। मेरे पास मतलब इसके जवाब में मैं क्या जवाब दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कि वो शब्द ही नहीं है। लेकिन बस यही कहूँगा कि आप उन दोनों को मेरा प्रणाम कहिएगा और ऊपर वाला उन्हें हमेशा अच्छा रखे। सर एक आशीष ग्रोवर जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर तंदूर मर्डर केस भी अनप्लान्ड था, मतलब किस हद तक आप। हाँ, आशीष ग्रोवर का कहना है कि क्या तंदूर मर्डर भी अनप्लान्ड था। बिल्कुल, वो जब सुशील शर्मा घर में घुसा था उस दिन, तो ये सोच के नहीं आया था कि उसे मारना है। वो घर में आया, उसने देखा कि उसकी बीवी जो है नैना साहनी, वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही है। उसने पूछा किससे बात कर रही है, उसने कहा नहीं, कोई रॉन्ग नंबर था। फ़ोन रख दिया। उसके बाद उसने रीडायल कर दिया और रीडायल सीधे वो मतलूब करीम को मिल गया। मतलूब करीम और नैना साहनी दोस्त थे और मतलूब करीम को लेकर सुशील शर्मा को हमेशा शक रहा। तो उसे लगा कि नैना साहनी ने झूठ क्यों बोला, और इसी में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद उसने रिवॉल्वर निकाल लिया, गोली चलाई और वो उसको लग गई। तो कायदे से ये प्लान मर्डर नहीं था, और इसीलिए अदालत ने कायदे से अगर वो नैना साहनी को तंदूर में न झोंकता तो शायद जिस तरीके से इस मामले में सज़ा हुई है, 10 साल से कम में भी सुशील शर्मा बाहर आ जाता। लेकिन उसके बाद जो हुआ था उसकी वजह से उसकी सज़ा बहुत लंबी हो गई। सर एक मिनट सर एक इंडियन पुलिस क्राइम तक है, तो बोल रहा है कि सर हाउ मच सीसीटीवी कैमरा हेल्प इन रिड्यूसिंग क्राइम। इंडियन पुलिस क्राइम तक आपका बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। इनका सवाल है कि सीसीटीवी कैमरा क्राइम को रोकने में, सॉल्व करने में कितना हेल्पफुल है। मुझे लगता है कि एक तरह से एकदम एक रिवोल्यूशन आ गया है, क्रांति आ गई है जब से ये सीसीटीवी कैमरा आया है। क्योंकि ऐसे अनगिनत केसेस हैं जो सुलझ जाते हैं अपने आप। और आजकल हर शहर में, ख़ासतौर पे जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आपके घर में लगे हुए हैं, गली में लगे होते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बैंक है, हॉस्पिटल है, दफ्तर है, स्कूल कॉलेज हैं। तो सब जगह पे एक कैमरा लगा होता है, और उसकी वजह से अगर एक कैमरा से कोई बच भी गया तो दूसरे कैमरे में पकड़ा जाता है। ऐसे कई केस देखे हैं जिसमें टाइमिंग के हिसाब से, कि मान लीजिए यहाँ पे कैमरा नहीं है और इस वक्त ये इंसिडेंट यहाँ हुआ,
तो उसका रूट क्या था भागने का, और पता चला कि 3 किलोमीटर के बाद भी वो कैमरे की जद में आ गया कहीं और, क्योंकि टाइमिंग ऐसा था। तो कैमरा जो है वो पुलिस के लिए वरदान साबित हो गया है सीसीटीवी, और कैमरा जो है अदालत के लिए भी काफ़ी अहम है, क्योंकि आपको पुख्ता सबूत मिल रहा है। और कैमरे की वजह से आजकल मुझे लगता है कन्विक्शन रेट भी बढ़ा, मतलब सज़ा दिलाने का जो दर है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि आपके पास पुख्ता सबूत हाथ में होता है। तो ये एक नई क्रांति है और कैमरे ने क्राइम को सॉल्व करने में बहुत मदद की है। सर एक मीनाक्षी मेहता जी हैं, वो बोल रही कि आप बहुत स्टनिंग लग रहे हो इस ड्रेस में। और सर एक हर्षित श्रीवास्तव जी वो बोल रहे कि वो मेरा नाम ले दीजिए। हर्षित श्रीवास्तव जी कैसे हैं आप? नमस्कार। और मीनाक्षी मेहता जो बोल रहे हैं बहुत मीनाक्षी stunning मेहता है। जी, नमस्कार आपको भी, और बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, और तारीफ़ के लिए भी शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। सर डॉक्टर ईशान भारद्वाज बोल रहे हैं कि सर वो और उनकी टीम ये जानना चाहती है कि आप जितने भी अब तक क्राइम स्टोरीज कवर करी हैं उनमें आपके अकॉर्डिंग रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स कौन सी है? डॉक्टर ईशान भारद्वाज साहब, आपको और आपकी टीम को सबको मेरी तरफ से बिल्कुल नमस्कार। और आपका सवाल ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी क्राइम रिपोर्टिंग की है या क्राइम कवर किया उसमें सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ये सवाल कई अलग अलग तरीके से मुझसे पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी की वो खबरें बताएं जो आपको लगता है कि सबसे ख़तरनाक है या सबसे बेस्ट है। मैंने इसका जवाब पहले भी दिया था कि मेरे लिए रेट करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी स्टोरी ज़्यादा ख़तरनाक थी या कौन सी स्टोरी मैं नंबर 1 2 3 4 5 की कैटेगरी में रखूं। उसकी वजह ये है कि एक तो मैं जब भी सोचता हूं कि मेरी लाइफ की ये स्टोरी इससे बड़ी कोई नहीं, तभी कोई ना कोई दूसरा हो जाता है और वो उससे बड़ा निकलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब निठारी हुआ तो मुझे लगा कि कोई ऐसे कैसे मार सकता है बच्चों को, कोई आदमखोर ऐसा कैसे हो सकता है। बुराड़ी हुआ तो मुझे लगा कि कोई कैसे 11 एक ही घर के लोग एक साथ सुसाइड कर सकते हैं। जब देहरादून हुआ तो लगा कि कोई कैसे बीवी के 70 टुकड़े कर सकता है। जब ये मारिया हुआ तो लगा कि कैसे कोई 100 से ज़्यादा सिर्फ शक के मारे कत्ल कर सकता है। कोई कैसे तंदूर में झोंक सकता है, कोई कैसे, मतलब क्या क्या और कैसे कैसे, लंबी फहरिस्त है। लेकिन किसी दिन मैं तसल्ली से सोचूंगा कि इनमें से अगर मैं कभी रेटिंग दूं तो वो 1 2 3 4 5 से क्या टॉप 10 क्या होगा, और जल्दी बताऊंगा डॉक्टर भारद्वाज साहब आपको। सर हर्षित श्रीवास्तव हैं, वो बोल रहे हैं कि सर जब नीरज की और उसकी लड़ाई हुई थी मैथ्यूज की, तो उस टाइम पे आवाज़ आई होगी तो किसी को पता नहीं चला। हर्षित साहब का सवाल है कि जब नीरज और मैथ्यूज़ के बीच में लड़ाई हुई थी तो किसी को पता नहीं चला। अब ये चीज़ें देखिए, एक तो मुंबई ऊपर से फ्लैट, पड़ोसियों को भी पड़ोसी की भनक नहीं। लेकिन ये है कि लड़ाई में एक छोटी मोटी जो बहस होती है या वो सारी चीज़ें तो एक नॉर्मल होता है। लेकिन अब कितनी देर तक बहस हुई और कितनी ज़ोर से वो चीखा, इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि एक तो वो गुस्से में दाखिल हुआ, दूसरा उसने देखा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के बेडरूम में सो रहा है। तो आप उस वक्त का वो भी सोच सकते हैं कि उसके गुस्से का पारा और क्या होगा। और उसी दौरान वो चाकू ले आया, और क्या पता वो चाकू का पहला वार क्या था, उसके बाद जो आवाज़ नहीं भी आ सकती है। तो ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन ये कि कोर्ट ने और सबूत ने ये माना कि ये झगड़ा हुआ और कत्ल जो है ये जेरोम नहीं किया था। सर एक रोहन पुजारा जी हैं, वो बोल रहे हैं कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, लेकिन बहुत हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी आपकी शो देखते हैं, तो प्लीज़ एक्सेप्ट माय रिगार्ड्स। रोहन पुजारा। रोहन पुजारा जी, नमस्कार। रोहन साहब, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, आपके पास वक्त है, मैं उसके बावजूद भी आप क्राइम तक देखते हैं और सुनते हैं। तहे दिल से पूरी क्राइम तक की टीम की तरफ से आपको शुक्रिया, और इसी तरह आप देखते रहें और अपना प्यार देते रहें। सर एक सवाल है कि निशान मुनावर जी का, एक मीडिया इतनी स्टिंग ऑपरेशन करती है, दाऊद इब्राहिम की लोकेशन भी खोज लेती है, तो उसको पकड़ने में इतनी देरी क्यों? ज़ीशान मुनव्वर साहब का सवाल है कि मीडिया इतनी स्टिंग ऑपरेशन करती है, दाऊद का पता तक निकाल लेती है, तो फिर उसको पकड़ने में इतनी देरी क्यों? देखिए, ये मीडिया का काम है खबरें ढूंढना, निकालना, करना, पता करना। लेकिन मीडिया तो पकड़ नहीं सकती, इसके लिए हमारी एजेंसी को काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एजेंसी को भी मैं पूरी तरह इसलिए ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि दाऊद सबको पता है पाकिस्तान में है, कराची में है। पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करता, पाकिस्तान के साथ हमारी ट्रीटी नहीं है, संधि नहीं है कि वो हमारे क्रिमिनल्स को हमें सौंपे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि पाकिस्तान ने आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो ऐसे सिचुएशन में उसको देने या सौंपने की तो सवाल ही नहीं उठता। फिर एक ही चीज़ बचता है कि या तो फिर कभी तुक्के से दाऊद अपने हाथ लग जाए, कहीं और जाता हुआ पकड़ा जाए, या फिर लादेन टाइप कुछ ऐसा ऑपरेशन हो जो अमेरिका के सील कमांडो ने किया था एबटाबाद में घुसकर, तो तब भी कुछ हो सकता है। और वरना तो बस ऐसे ही ये स्ट्रिंग चलता रहेगा, हम पता बताते रहेंगे, हम दाऊद का ठिकाना दिखाते रहेंगे, और दाऊद वैसे ही रहेगा, क्योंकि
93 से आज 18 और 7 25 साल तो बीत गए हैं, आने वाले टाइम का पता नहीं। सर मुंतजिर इमाम हाशमी है, वो बोल रहा है कि सर मैं सऊदी अरेबिया में हूँ और यहाँ पे आपका शो मैं देखना शुरू किया था। अभी इस टाइम ये हालात ये हैं कि मेरा रूम पूरा फुल हो जाता है जब शो आता है, और शो देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम इंडिया से होकर आए हों। मुंतज़िर इमाम हाशमी। हाशमी साहब, एक तो सलाम आपको, और बड़ी खुशी हुई कि आप सऊदी अरब में हैं और आप क्राइम तक की कहानी या क्राइम तक देखते हैं, सुनते हैं। आपका प्यार सर आँखों पर, इसी तरह आप लोग देखते रहें, हौसला बढ़ाते रहें तो हमारी टीम और बेहतर काम करेगी। और मैं कोशिश यही करता हूँ, मैं चूँकि आज आपसे पहली बार बात हो रही, मेरी ज़िम्मेदारी जब आप लोगों की इस तरीके की चीज़ें, मैसेज सब सुनता हूँ, आपके सवाल पढ़ता हूँ, तो ये लगता है कि कभी मुझसे कोई फैक्ट्स या जो सच है वो ना गलत हो जाए। और इसलिए मैं जब किसी भी चीज़ पे जो कहानी सुनाने के लिए आता हूँ तो मैं कई बार फैक्ट्स को कई बार चेक करता हूँ, उसके रिसेंट जो अपडेट्स हैं वो भी देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं जो मैं कवर करता रहा हूँ। तो मेरी कोशिश और ज़िम्मेदारी इससे बढ़ जाती है आप लोगों के इस प्यार से, और आप लोग जिस तरीके से हौसला बढ़ाते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, और बस इसी तरह देखते और सुनते रहिए और हम लोगों का हौसला बढ़ाते रहिए। सर आपकी एज क्या है, कई लोग पूछ रहे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं मेरी एज क्या है, तो 3 जनवरी है मेरा। और फिटनेस के राज भी। मैं 3 जनवरी को पैदा हुआ, कैप्रिकॉन हूँ, और साल में क्या रखा है इसलिए उसको रहने दीजिए, छोड़िए। दूसरा, कुछ लोगों ने कहा फिटनेस ऐसा नहीं, मैं बहुत फिट नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा इधर मोटा हो गया हूँ। वक्त नहीं मिलता, लेकिन हाँ जब मौका मिलता, ऑफिस में ही चूँकि जिम है तो जब मौका मिलता तो फ़ायदा उठा लेता हूँ। और मैं चलता बहुत तेज़ हूँ, तो शायद उसकी भी वजह है। सर एक सवाल है संदीप पटेल जी का, वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि सर क्राइम करने का क्रिमिनल की मानसिकता क्या रहती है, सजा मिलने के बाद उन्हें गिल्टी फील होती है? किनका है ये? संदीप पटेल। संदीप पटेल साहब का सवाल है कि क्या क्राइम करते वक्त क्रिमिनल की मानसिकता क्या होती है, उसकी सोच क्या होती है, और क्या गिल्टी फील होती है। दोनों तरह की चीज़ें। कई बार जो क्राइम अचानक हो जाता है उसमें ये देखा है कि जो क्रिमिनल है उसको बाद में बहुत पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, और इसीलिए कहते हैं कि गुस्से में इंसान अपना आपा खो बैठता है, फिर वो इंसान नहीं रहता। लेकिन बहुत सारे ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल देखे हैं जिनको क्राइम के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि बातचीत से, उनके हाव भाव से, इवन पुलिस कस्टडी, इन सारी चीज़ों का उनके लिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनकी सोच ही है कि क्राइम करना है तो करना है। तो दोनों तरह के लोग हैं। जो हीनियस बहुत सारी चीज़ें जो आदी होते हैं, हैबिचुअल जो ऑफेंडर हैं, उनके लिए क्राइम के बाद ऐसा लगता है वो जैसे अजीब से हो गए, वो इंसान हैं भी और इंसान नहीं भी है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग उनकी सोच होती है, अलग अलग उनकी मानसिकता होती है। जैसे दिल्ली में एक बच्चों को उठा के मार देता था वो, करीब उसने 30-35 बच्चों को मार दिया था, अलग अलग गरीब झुग्गी झोपड़ियों में जाकर, और वो उनकी लाशों के साथ भी पता नहीं क्या क्या करता था। तो जब मैंने पूरा इंटरव्यू किया था और मिला, तो मैं यही मेरी सोच थी कि और तो उससे कोई बात कर नहीं सकता हूँ कि वो क्या सोचता था। तो जब एक तो वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वो जो नहीं भी बोल पा रहा था और जो मैं उसको देख के समझ रहा था वो ये था कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि एक को मारा, दो को मारा, बल्कि उसने कहा था कि मुझे 25-30 के बाद गिनती भी याद नहीं थी, और ये उस शो का नाम भी ये था कि इसके बाद उसे गिनती याद नहीं। तो ऐसे लोग बड़े मतलब अजीब टाइप के होते हैं, उनको समझना बड़ा मुश्किल काम है, और उनकी सोच तक पहुंचना उससे भी मुश्किल काम है। सर हीरल राठौड़ है, वो बोल रहे हैं कि सर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आपका लाइव देखूं, लेकिन मैं उसे घर पहुंच के रात में देखता ज़रूर हूँ। सर उनका एक चीज़ ये है कि सर आप इतना मतलब एक वारदात में लगातार बोलते हैं, फिर 1 घंटा यहाँ, आप अपने गले को आराम कैसे देते हैं? हिरल राठौर साहब, जी सर। इनका ये कहना है कि कई बार लाइव नहीं देखते हैं या वक्त नहीं मिलता, तो लेकिन बाद में ये सारा ज़रूर सुनते हैं, देखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हिरल साहब, एक तो आपका। फिर इनका ये भी, चलिए एक तो थैंक यू, आपने थोड़ा ख्याल रखा। इनका कहना है कि मैं अभी इतना यहाँ पे बोलता हूँ, फिर उसके बाद वारदात करता हूँ, फिर कई बार वीओ भी करना पड़ता है दिन भर, तो आप अपनी आवाज़ के लिए क्या करते हैं? मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आवाज़ के लिए भी, बहुत सच बताएं ईमानदारी से, आज तक नहीं सोचा कि आवाज़ के लिए भी कुछ किया जाता है या करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, मैं मतलब बहुत ही एक तो लापरवाह टाइप का हूँ, तो इन चीज़ों का कभी ख्याल भी नहीं रखा और सोचा भी नहीं, बस मुंह खुलता और बोलने लगता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं मालूम। सर अनुराग चौधरी हैं, वो बोल रहे हैं गुलशन कुमार मर्डर मिस्ट्री के पर भी एक स्टोरी करिए। अनुराग चौधरी साहब, अनुराग चौधरी का है कि गुलशन कुमार मर्डर के ऊपर मैं ज़रूर करूँगा। ये पहले भी कई लोगों ने कहा है, और मैंने जिक्र भी किया था आपसे कि इसमें म्यूज़िक डायरेक्टर नदीम जो है वो आज भी लंदन में है, तो मैं डिटेल में आपको सुनाऊँगा ये पूरी कहानी।
सर कई लोगों का सवाल है कि क्राइम करने मतलब जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या जर्नलिस्ट की पढ़ाई करनी जरूरी है या क्राइम जर्नलिस्ट बनने के लिए मतलब किस चीज़ की पढ़ाई करनी जरूरी है? कई लोगों का सवाल है कि क्या जर्नलिस्ट बनने के लिए जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी ज़रूरी है या क्राइम रिपोर्टिंग के लिए किस तरह की पढ़ाई करनी ज़रूरी है। पहले, और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने जर्नलिज्म की कोई पढ़ाई नहीं की और उस वक्त जर्नलिज्म की पढ़ाई 2000 के आसपास उस होती भी नहीं थी। लेकिन आजकल ये है कि हर शहर के हर बड़े चौराहे पे एक मास कॉम या जर्नलिज्म की दुकानें खुली हुई हैं। और चूँकि पहले सिर्फ प्रिंट था, अब टीवी के आने के बाद इसमें थोड़ा ग्लैमर का रंग ज़्यादा चढ़ गया है, बढ़ गया है, तो उसकी वजह से भी इसकी डिमांड होने लगी है। लेकिन मेरा मानना है कि बेसिक समझने के लिए किसी मास कॉम या जर्नलिज्म की पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए, जो हम लोगों को मौका नहीं मिला। और बाकी इसमें जब अलग अलग कैटेगरी उस वक्त नहीं होती पढ़ाई में, क्राइम करना है, बिजनेस करना है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करनी है, एंटरटेनमेंट करना है, स्पोर्ट्स करना है, वो आप जब आते हैं तब धीरे धीरे सीखते हैं। लेकिन हाँ, इसमें 2-3 चीज़ें बेसिक है। एक, आपको हमेशा लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा बोलेंगे। और दूसरा, आप अगर डेली 2 न्यूज़पेपर या 1 न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं तो दुनिया की इतनी खबरें होती हैं कि 80% रिपोर्टर तो आप घर बैठे बन जाते हैं, क्योंकि आपको पूरी दुनिया की नॉलेज हो चुकी होती है। और एक जर्नलिस्ट से लोग यही उम्मीद करते हैं कि उसे हर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो। मतलब वो मुहावरा है कि सुई से लेकर हाथी तक के बारे में आपको पता होना चाहिए। चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन ये भी कि हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि अंतरिक्ष के बारे में भी इसे जानकारी होगी। तो ये तभी होगी जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, आपके आसपास क्या हो रहा होगा उसको समझेंगे, देखेंगे। आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, हर चीज़ नेट पे है। तो जितनी आपकी जानकारी होगी आप उतने अच्छे जर्नलिस्ट होंगे। और बाकी कभी डिटेल में आपको पूरी क्लास बताऊंगा फिर मैं। सर विनय कार्डे जी ने कुछ भारती को भगोड़ा घोषित करके उसका पासपोर्ट रद्द कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट, और बट नीरव मोदी और माले के लिए अलग मापदंड क्यों? विनय कार्डे साहब का सवाल है कि भारती का पासपोर्ट रद्द करके उसे भगोड़ा साबित कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन नीरव मोदी ये नीतीश कटारा मर्डर केस के सिलसिले में वो कह रहे हैं, जो कल मैंने सुनाई थी। लेकिन नीरव मोदी और बाकी ऐसे लोग जो आज भी बाहर हैं, उनके लिए कुछ नहीं। इनके पासपोर्ट को भी रिवोक करने की बात की गई थी, भगोड़ा बताने के लिए की गई थी, इंटरपोल को भी बताया गया। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा इस सवाल के जवाब में मतलब अपने आप को कंफर्टेबल इसलिए फील नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना है क्राइम रिपोर्टिंग बहुत ईमानदारी से होती है। आप क्राइम रिपोर्टिंग में सियासत, राजनीति, पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं होती। यहाँ या तो कातिल है तो है, बेकसूर है तो है, तीसरी लाइन में नहीं ले सकता। राजनीति में ऐसा नहीं है। तो अब नीरव मोदी का केस बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे कौन उसे बचा रहा है, कौन नहीं बचा रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बेहतर आप लोग वैसे ही समझ रहे होंगे। सर कई लोगों का सवाल है कि अब गौरी लंकेश जी के ऊपर कल या परसों स्टोरी उधर मुलायम सिंह का सवाल है। मुलायम सिंह का सवाल है, गौरी लंकेश के बारे में ये जानना चाह रहे हैं। इस गौरी लंकेश के मर्डर को लेकर काफ़ी सुर्खियां रहीं, तमाम चीज़ों में भी हाल में बहुत सारी फिर गिरफ्तारियां भी हुई। मैं गौरी लंकेश की कहानी किसी दिन आपको ज़रूर डिटेल में तफसील से सुनाऊंगा बहुत जल्दी। शर्मा है बोल रहे हैं, सर आपका काम भी पुलिस से कम नहीं है, गवर्नमेंट से आपको भी सेल्फ सेफ्टी के लिए वेपन मिलना चाहिए। सर उसी का तरीका सवाल है रामकृष्ण मिश्रा जी का, वो बोलते हैं कि मैं आईपीएस बन के आपकी मदद जरूर करूंगा। रामकृष्ण मिश्रा जी, बहुत बहुत एक तो आपको प्यार। मैं दुआ करूंगा कि आप आईपीएस बने और ज़रूर आप हेल्प करें और अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए और आईपीएस बनिए। और जब बने तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मिलूँगा। और दूसरा सर ये कि आप जैसे काम करते हैं, नाम सर इनका नाम निशान गुप्ता। निशान निशान गुप्ता साहब, निशान गुप्ता साहब का कहना है कि मैं जिस तरीके का काम करता हूँ उसके लिए प्रोटेक्शन लेके चलना चाहिए। निशान साहब, मुझे लगता है प्रोटेक्शन लेके फिर रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। अगर मैं 2 गनर 4 अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ कहीं शूट पे जाता हूँ, इस तरह की कोई स्टोरी करता हूँ, तो सामने वाला एक को पहले ही पता चल जाएगा मैं क्या करने आया हूँ, दूसरा वो भाग जाएगा और फिर मैं इनसाइड स्टोरी, इन डेप्थ स्टोरी नहीं कर पाऊँगा। और जहाँ तक सिक्योरिटी और सुरक्षा की बात है, तो मैं हमेशा एक चीज़ मान के चलता हूँ कि ज़िंदगी और मौत दोनों ऊपर वाले के हाथ में है। और इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो उनके घर के अंदर उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड ने की थी, जबकि वो हिफाजत के लिए तैनात थे।
तो मौत कब कैसे किस शक्ल में आएगी कोई नहीं जानता। तो कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। हर्षित मेहता जी के बारे में कुछ बता सकें कभी आपसे? हर्षद मेहता के बारे में कुछ लोग बता सकें, मैं ज़रूर हर्षद मेहता के बारे में भी बताऊंगा। मैं एक वीक सिर्फ डेडिकेट करूंगा आपको वाइट कॉलर क्राइम के लिए। वाइट कॉलर क्राइम में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं और वाइट कॉलर क्राइम मैंने बहुत कवर किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इस तरीके की जो चीज़ें हुई हैं, इसमें कैसे चूना लगाया जाता है, कैसे ठगा जाता है, कैसे कैसे लोग बेवकूफ़ बनते हैं, वो सारी कहानियाँ आपको, ताकि उससे कुछ फ़ायदा भी हो, तो वो भी मैं जल्दी सुनाऊँगा आपको। और लगभग अब 10 बजने वाला है, वीकेंड है, सैटरडे का दिन है और सभी की आपकी छुट्टी होगी। कल मेरी भी छुट्टी है, तो आप लोग भी छुट्टी एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। मैं भी कल फैमिली के साथ छुट्टी एंजॉय करूँगा और मंडे को मिलेंगे आपसे रात 9 बजे। तब तक के लिए क्राइम तक देखते रहिए, क्राइम तक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सुझाव, अपनी शिकायतें, अपना प्यार इसी तरह बांटते रहिए सवालों के ज़रिए, और मैं उसको आप तक फिर वापस लेकर आऊँगा। तो फ़िलहाल इतना ही। अब हमारी मुलाकात मंडे को होगी और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।